अस्पतालों को रुकने नहीं देंगे, दिल्ली का कोई काम नहीं रुकने देंगे। एलजी साहब और बीजेपी जितने तीर चलाएंगे दिल्ली के लोगों के ऊपर, मैं दिल्ली के लोगों के सामने खड़ा होकर उन सारे तीरों को झेलूंगा और जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। सर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि फाइल नहीं ये रिफाइल मैं लेके आया हूँ। वो मैं कल से देख रहा था, एलजी साहब कह रहे हैं कि फाइल नहीं पहुंची। ये 26 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया के सिग्नेचर हैं, या तो 26 को ही पहुंच गई होगी या 27 को पहुंच गई होगी। जो हम देख रहे हैं, रस्साकशी चल रही है, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्होंने जो पहला आपको खत लिखा जिसको कर्तव्य पत्र कह रहे हैं, उसके अंदर आपके लिए एड्रेस किया निर्लजता वर्ड का। कई बार कह रहे हैं आप झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं कि भाषणों की सरकार है। मैं देख रहा हूं कि एलजी साहब की तरफ से जो शब्द आ रहे हैं, बहुत गाली गलौज लिखते हैं, उससे मेरे को किसी तरह की तकलीफ नहीं है। केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, केजरीवाल बहुत छोटी चीज़ है। केजरीवाल को वो जो मर्जी बोलें, जो मर्जी गालियां दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही मकसद है ज़िंदगी में कि मैं दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। ऊपर वाले ने पता नहीं मैंने कुछ पुण्य कमाए होंगे जो ऊपर वाले ने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और दिल्ली की जनता की सेवा करने का सौभाग्य दिया है। लेकिन मुझे तकलीफ ये होती है कि जब वो लिखते हैं, मुझे गालियां देते हैं, वो केजरीवाल को गालियां नहीं देते, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गाली देते हैं। और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गाली देके वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं, उनके वोट का अपमान कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के भरोसे का अपमान कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों का अपमान कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। दिल्ली के लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए। और गाली गलौज की राजनीति से क्या निकलता है? सर, आप और आपकी पार्टी कह रहे हैं कि एमसीडी जो है, जो बीजेपी की शासन वाली एमसीडी है, दिल्ली में 16 और कूड़ा घर बनाने की उनकी तैयारी चल रही है। एलजी साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो लोग मिसलीड कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, इनके खिलाफ एमसीडी को निर्देश दिया है कि कानूनी कार्रवाई वो लोग करें। अभी चुनाव के पहले वो और क्या कर सकते हैं? इनकी सारी प्लानिंग थी, इनकी सारी प्लानिंग है, लेकिन अब चुनाव के पहले, जस्ट पहले अपना एक तरह से फेस बचाने के लिए ये इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। जो 3 कूड़ा घर हैं बड़े बड़े, वो अब डिस्टेबलाइज हो चुके हैं, उनके ऊपर और कूड़ा डालना खतरनाक हो चुका है। तो अब ये जगह जगह जमीन ढूंढ रहे हैं। आपको एक कागज़ में दे दूंगा, उस कागज़ के अंदर 3-4 जमीनों के नाम भी लिखे हुए हैं कि इन जमीनों के टुकड़े जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं फ्यूचर लैंडफिल साइट्स के लिए। तो उस तरह से ये ढूंढ रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। मैंने जो ये जो कहा गया 16, हो सकता है 16 से भी ज़्यादा हो। मॉर्निंग में जो हादसा हुआ, खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं, अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, वहां पर रंगाई पुताई और काफी कुछ काम वहां पे किया जा रहा है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इस तरह के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले तो मोरबी के अंदर जो इतने सारे लोगों की मौत हो गई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ने अपने चरणों में शरण दे। जो लोग अस्वस्थ हैं, जो घायल हैं, भगवान उनको जल्दी से ठीक करे ताकि वो अपने अपने घरों में जा सकें। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। उसने कभी पुल बनाया ही नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने मीडिया में देखा, आप ही लोगों की स्टोरीज देखी। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का। बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया? इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं। तीसरी चीज ये आ रही है कि ये पुल उनको 12 महीने में या 6-7 महीने, 7-8 महीने में पूरा करना था। उन्होंने 5 महीने के अंदर जल्दी से पूरा करके घटिया बना के और इसको जारी कर दिया। और अब ये जो एफआईआर भी दर्ज हुई है, एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है, ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लीपा पोती पे चालू हो गया है। उनको बचाने का, कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। एक आरोप ये लग रहा है
ये पता करना, ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा। मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं कि क्या ये सच है जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने इनकी पार्टी को चंदा दिया है और भारी चंदा दिया है, और क्या ये उसका एक तरह से वो है। तो ये सारे जवाब तो देने पड़ेंगे। इतने सारे लोगों की डेथ हो गई है, और मैं समझता हूं कि अगर 150 लोगों की एक डेथ इतने बड़े भ्रष्टाचार की वजह से हो जाए तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गुजरात की सरकार को इस्तीफा देके तुरंत चुनाव करा देने चाहिए। Sir, there is a lot of controversy about this allegations about this conman called Sukesh Chandrasekhar. कौन है वो? He's supposed to be a conman who has been lodged in Tihar, and he's the allegation is that he has written a letter to the Lieutenant Governor, has filed a writ petition in the High Court. मैं ये अभी मैंने पढ़ा, आपके चैनलों पे भी देखा। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बारी उसने किसी